चलो बेटा। तो अब हम बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टेंस एंड अंडर रूट सी का रिलेशन। ठीक है, किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा, अगर हमारे पास कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे है एसिटिक एसिड, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, और इसका डिसोसिएशन पार्शियल होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, राइट। और नेचुरली इनका अल्फा लेस देन 100% होता है, नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर। तो जैसे जैसे हम इस सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूशन करते चले जाएंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर हम जैसे जैसे कोई भी सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे बाहर से, जैसे हमने यहाँ से सॉल्वेंट ऐड करना शुरू किया, तो इतना तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी डिस्कस कर चुके थे कि सॉल्वेंट ऐड करने से अवेलेबल वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता है अवेलेबल वॉल्यूम बेटा। क्लियर है यहाँ तक? तो अवेलेबल वॉल्यूम इंक्रीज होने से जो एसिटेट आयन और H प्लस आयन के बीच में डिस्टेंस है, आयनिक डिस्टेंस, इंटर आयनिक डिस्टेंस, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ये एसिटेट आयन और ये H प्लस आयन, फिर धीरे धीरे गैप बढ़ता जाएगा बेटा। अगर इनके बीच में गैप बढ़ाते चले जाएंगे, इंटर आयनिक गैप बढ़ता जाएगा, तो होगा क्या कि ये रिएक्शन में इनका अट्रैक्शन कम होता जाएगा, वीक, वेरी वीक अट्रैक्शन होगा। और अगर अट्रैक्शन वीक होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन कम होगी और फॉरवर्ड रिएक्शन एज इट इज चल रही है। तो जब बैकवर्ड रिएक्शन कम है, फॉरवर्ड ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका डिसोसिएशन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि एसोसिएशन कम हो गया, तो नेट रिएक्शन किधर चलने लगेगी? फॉरवर्ड। और जैसे जैसे आप और सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे, तो ये एसिटेट आयन और H प्लस आयन इतनी दूर दूर चले जाएंगे कि इनके बीच का अट्रैक्शन मिनिमम या ज़ीरो हो जाएगा। और अगर इनके बीच में अट्रैक्शन ही नहीं है, तो रिएक्शन बैकवर्ड जानी बंद हो जाएगी, सिर्फ रिएक्शन किधर चलेगी? फॉरवर्ड। आगे आगे चलती रहेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन चलती रहेगी, सिर्फ रिएक्शन। और अगर सिर्फ रिएक्शन फॉरवर्ड चलती रहेगी, ऐसे बैकवर्ड नहीं जाएगी, तो इसका मतलब हो गया कि ये अब किसकी तरह काम करने लगा? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करने लगा, जिसको हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से भी समझ सकते हैं, जो हमने 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में किया था। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं, वीक एसिड या वीक बेस या वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज होता जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और डिसोसिएशन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहेगा, किसकी तरह हो जाएगा? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ आते आते अल्फ़ा की वैल्यू 100% तक पहुँच जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, तो डाइल्यूशन करने से, सॉल्वेंट ऐड करने से नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते हैं, एज वेल एज इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज भी करता है। तो मेन जो कंट्रीब्यूटिंग पार्ट है, पॉइंट है, वो है द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, क्योंकि बेसिकली कंडक्टेंस आयंस से होती है। तो जैसे जैसे आयंस बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे कंडक्टेंस बढ़ती चली जाती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ हमें, अगर हम अंडर रूट सी वर्सेस मोलर कंडक्टेंस का लेते हैं,
तो हमें क्योंकि कंसंट्रेशन पहले ज़्यादा थी तो मोलर कंडक्टेंस कम होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, तो मोलर कंडक्टेंस कम होती है। और जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम करते जाते हैं मोलर कंडक्टेंस ऐसे शार्पली इंक्रीज करती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो ये हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है बेटा, इस टाइप से ग्राफ मिलता है। तो यहाँ से यहाँ ये एकदम शार्प इंक्रीज दिखाता है, और ये शार्प इंक्रीज है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए, ये वाला पॉइंट, आयंस इंक्रीज हो जाते हैं, इसीलिए मोलर कंडक्टेंस सॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ भी हमने कल बनाया था, जैसे KCl, उसमें आयंस का नंबर नहीं बढ़ता, सिर्फ इंटरआयनिक डिस्टेंस बढ़ने से इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम होती है, जिससे मूवमेंट थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसीलिए उसका ग्राफ हमें कैसा मिल रहा था, कुछ इस टाइप से मिल रहा था। तो यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ से हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस एट ज़ीरो कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग के लिए तो निकाल पा रहे हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पर जा रहा है। तो इसके लिए हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या ज़ीरो कंसंट्रेशन पर नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं बेटा? यहाँ तक बात समझ आई है तो अब आप मुझे बताइए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। सर समझ आ गया सर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? सर आपने सिर्फ ग्राफ नहीं कराया था, बाकी सब करा दिया। अच्छा, ग्राफ नहीं कराया था, अब तो क्लियर है बेटा? ग्राफ, दोनों के कंपैरिजन ग्राफ भी क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ग्राफ की हेल्प से मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या ज़ीरो कंसंट्रेशन पर हम ग्राफ की हेल्प से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की इनफाइनाइट डाइल्यूशन या ज़ीरो कंसंट्रेशन पर हम ग्राफ की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए अब हम यूज करते हैं कोल्हार्ट्ज़ लॉ। कौन सा लॉ? कोल्हार्ट्ज़ लॉ। तो पहली बात तो इतनी क्लियर है कि कोल्हार्ट्ज़ लॉ किस लिए बना है। कोल्हार्ट्ज़ लॉ बना है मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट की? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। किस कंडीशन पर? इनफाइनाइट डाइल्यूशन या ज़ीरो कंसंट्रेशन पर। यहाँ तक समझ आता है बेटा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग की तरह हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते ग्राफिकली। कोल्हार्ट्ज़ लॉ एक बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है बेटा, एक बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। क्या है वो बेसिक प्रिंसिपल? कोल्हार्ट्ज़ लॉ कहता है, या कोल्हार्ट्ज़ लॉ के अकॉर्डिंग हम चलें तो वो कहता है कि अगर मान लें हमारे पास एसिटिक एसिड है, अगर हम मान लें एसिटिक एसिड है और HCl भी है, एसिटिक एसिड भी है, HCl भी है, इससे आपको मिलेंगे एसिटेट आयन प्लस H प्लस आयन, इससे आपको मिलेंगे Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है बेटा? लेकिन कोल्हार्ट्ज़ लॉ क्योंकि फाइंड आउट करता है वैल्यू कब? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो अभी हमारे पास कंसंट्रेशन टेंड्स टू ज़ीरो है, या कहें कि वॉल्यूम टेंड्स टू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ऐसी कंडीशन में इन दो में से कोई भी वीक नहीं रहेगा। इनफैक्ट HCl तो वैसे ही वीक नहीं था, एसिटिक एसिड वीक था, लेकिन वो भी किसकी तरह काम करने लगेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह से काम करने लगता है। ठीक है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह से काम करता है। तो अब ये H आयन जो एसिटिक एसिड से आ रहे हैं, वीक एसिड से आ रहे हैं, लेकिन अब ये स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर रहा है, और ये H आयन जो HCl से आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहे हैं, ये भी यहाँ स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर रहे हैं इस कंडीशन पर। ऐसा नहीं कि आप मिसलीड हो जाओ कि ये कब से स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया सर, ये तो वीक होता है। मैं स्ट्रॉन्ग किस कंडीशन पर रख रहा हूँ? जब कंसंट्रेशन ज़ीरो, वॉल्यूम इनफाइनाइट है, तब ये स्ट्रॉन्ग की तरह है, क्योंकि इसका डिसोसिएशन 100% है। तो जो भी
मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इस H आयन की होगी, आयनिक कंडक्टेंस जो इस H आयन की होगी वही आयनिक कंडक्टेंस इस H आयन की भी होगी, वही आयनिक कंडक्टेंस H आयन और H आयन सेम होगी, चाहे अब ये H आयन वीक एसिड से आए या ये H आयन स्ट्रॉन्ग एसिड से आए। मतलब कहने का, मेरी बात ध्यान से सुनना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन the molar conductance of ion is independent of the nature of electrolyte, whether it is a weak or it is a strong। जो भी हमारे पास H प्लस आयन आए, कोई भी आपको आयन मिलता है, तो वो आयन की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सेम रहेगी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग से आए या वो वीक से आए। जैसे मान लेते हैं आप लिया सोडियम एसिटेट, दैट इज CH3CON, ये है हमारे पास सॉल्ट, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जब ये सॉल्यूशन बनाएगा तो ये कंप्लीट डिसोसिएट होगा, सोडियम आयन एंड द एसिटेट आयन, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर आपने यहाँ एसिटिक एसिड लिया, लेकिन फिर से बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, मतलब वॉल्यूम टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, इससे भी आपको एसिटेट आयन मिलेंगे और H प्लस आयन मिलेंगे। तो अब आपके पास चाहे एसिटेट आयन स्ट्रॉन्ग से आता हो या वीक से आता हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इन दो आयन की मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर आएगी, सेम आएगी। उसका रीज़न है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग रहेगा ही रहेगा, वीक भी किसकी तरह से काम करता है, स्ट्रॉन्ग की तरह से काम करता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक कंसेप्ट है। अब बेटा आपके पास आयन सेम है, एसिटेट आयन। यस सर। अब क्योंकि वो आयन चाहे तो स्ट्रॉन्ग से आए या वीक से आए, आयन तो वही रहेगा बेटा। यस सर। और अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो देयर इज नथिंग लाइक एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। नो सर। सब स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करते हैं। यस सर। और अगर सभी आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं तो ये वाला आयन चाहे अब कहीं से भी आए, आपके पास कहीं से भी आए, उसकी कंडक्टेंस पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा एक्वस सॉल्यूशन में। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो वीक से आ रहा है स्ट्रॉन्ग से आ रहा है, बल्कि सारे का सारा ही किससे आ रहा है, स्ट्रॉन्ग से ही आ रहा है अब तो। यस सर। तो इसीलिए उसने कहा था कि आयनिक कंडक्टेंस या आयनिक मोबिलिटी किसी भी पर्टिकुलर आयन की सेम रहती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वो पर्टिकुलर आयन चाहे स्ट्रॉन्ग से आए या वीक से आए, क्योंकि वीक जैसा कुछ बचता नहीं है, पूरा डिसोसिएशन होता है। ठीक है जी। यस सर। ओके चलिए अब हम, हाँ जी बेटा, तो अब कोल्हार्च लॉ की बात करते हैं। कोल्हार्च लॉ क्या कहता है? कोल्हार्च लॉ को पहले हम मैथमेटिकली लिखते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपके पास कोई भी एक सॉल्ट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट कोई ज़रूरी नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टेंस एट ज़ीरो कंसंट्रेशन निकालते हैं। दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू x इंटू लैम्डा ऑफ प्लस ज़ीरो या इनफाइनाइट, कुछ भी लिख लीजिए, y इंटू लैम्डा ऑफ माइनस ज़ीरो या इनफाइनाइट में से कुछ भी लिख लीजिए। ये सिंपल सा रिलेशन है। अब एक्चुअली x और y क्या है और लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस क्या है, ज़ीरो। देखो x तो नंबर या मोल्स लिखें ज़्यादा अच्छा है, x है मोल्स ऑफ कैटायन, y है मोल्स ऑफ एनायन। एक है कैटायन, एक है एनायन, फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा जी, लैम्डा प्लस ज़ीरो या लैम्डा माइनस ज़ीरो क्या है? ये है हमारे पास आयनिक कंडक्टेंस, ये है हमारे पास आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन
एंड एनायन, जिसकी यूनिट मोलर कंडक्टेंस की यूनिट के बराबर ही होती है, दैट इज साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसी तरीके से इसकी यूनिट होती है। जैसे अगर मान लें आपने लिया NaCl, तो NaCl Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूटेगा, एक कैटायन एक एनायन, पर मोल आपको एक कैटायन, एक मोल कैटायन मिलेगा और एक मोल एनायन। यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, यहाँ 1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1 है। तो अगर हमें लिखना हो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट या ज़ीरो कंसंट्रेशन फॉर NaCl, तो हमें लिखना पड़ेगा NaCl इज इक्वल्स टू लैम्डा मोलर कंडक्टेंस एट ज़ीरो कंसंट्रेशन फॉर सोडियम आयन प्लस लैम्डा ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन एट ज़ीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर मान लें आपके पास कोई और सॉल्युबल सॉल्ट है जैसे BaCl2, तो इसके एक मोल से आपको मिलते हैं एक मोल बेरियम आयन और 2 मोल क्लोराइड आयन। तो आप मोलर कंडक्टेंस एट ज़ीरो कंसंट्रेशन फॉर BaCl2 लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इसका एक मोल मिल रहा है यानी x की वैल्यू हो गई 1 इंटू लैम्डा ऑफ बेरियम प्लस 2, मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं ज़ीरो कंसंट्रेशन, प्लस 2 इंटू लैम्डा ऑफ क्लोराइड आयन। तो जैसे बताया था कि x और y क्या बताते हैं, मोल्स ऑफ कैटायन, मोल्स ऑफ एनायन फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। सपोज करें कि आपके पास मान लेते सॉल्ट होता Al2SO4 होल थ्राइस, ऐसा कोई सॉल्ट होता, तब क्या करते हम, ये आपको देता है यहाँ 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3 टाइम्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव, ऐसे, राइट। तो अगर हमें मोलर कंडक्टेंस एट ज़ीरो कंसंट्रेशन फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट ही निकालना है, Al2SO4 होल थ्राइस, इसके लिए निकालना है अगर हमें, तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर लैम्डा ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3, ज़ीरो कंसंट्रेशन 2 मोल्स हो गए, प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा मोलर कंडक्टेंस ज़ीरो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से हम मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। अब इसी में अगर आपसे कहें कि मोलर नहीं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस चाहिए एट ज़ीरो कंसंट्रेशन, तो हम दो तरीके से बेटा वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैसे, एक हम पहले आसान मेथड बताते, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, आपको याद होगा, तो लैम्डा EQ बाई लैम्डा M, लैम्डा EQ बाई लैम्डा M की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली थी बेटा, ये मिली थी हमारे पास M बाई M इंटू N फैक्टर, रिमेंबर। और इससे हम लिख सकते हैं लैम्डा EQ बाई लैम्डा M इज इक्वल टू 1 बाई N फैक्टर। तो इससे आप लिख सकते हो लैम्डा EQ इज इक्वल टू लैम्डा M बाई N फैक्टर, लाइक दिस वन। तो अगर आपको इसी पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए कहा जाता है कि लैम्डा EQ निकालिए, तो आपने यहाँ से लैम्डा M निकाला और N फैक्टर से डिवाइड कर दिया। अब आपसे पूछे जरा कि N फैक्टर फॉर सॉल्ट, जसमन क्या वैल्यू होगी N फैक्टर फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट, जसमन 6 होगी, क्योंकि N फैक्टर कैसे निकालते हैं सॉल्ट का, टोटल चार्ज ऑन एनायन और मैग्नीट्यूड। बिल्कुल ठीक है, मैग्नीट्यूड लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पर N फैक्टर इसके लिए लिखेंगे 6, देयरफॉर अब हम कह सकते हैं कि लैम्डा EQ इज इक्वल टू लैम्डा M बाई 6। कोई डाउट तो नहीं बेटा इतने पॉइंट पर, किसी को डाउट हो तो बता दीजिए। तो एक तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि भैया मोलर कंडक्टेंस निकाला और उसको N फैक्टर से डिवाइड कर दिया, हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, राइट। एक और मेथड है जिससे हम वैल्यू को निकाल सकते हैं, जैसे हमने फिर से लिया Al2SO4 होल थ्राइस, और ये टूट जाएगा 2 टाइम्स ऑफ
एल्यूमिनियम +3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव, ये बन गया बेटा। तो अगर आपको मोलर कंडक्टेंस की जगह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन पर निकालनी हो तो दैट विल बी इक्वल टू 1/z लैम्डा मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस 1/y लैम्डा नॉट मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन, ऐसे लिख सकते हैं हम। मोलर कंडक्टेंस है बेटा स्मॉल लैम्डा, आयनिक कंडक्टेंस आयंस की कंडक्टेंस, ये हो गया। अब यहाँ y और z क्या है? z इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, किसका? कैटायन का, ऑन कैटायन। और y क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनायन है बेटा, ठीक है, इतना पॉइंट। अब जरा वैल्यू को प्लेस करिए और फॉर्म करिए इक्वेशन को। तो लैम्डा नॉट ई क्यू इज इक्वल टू 1/, ध्यान रखो कि ये z मैग्नीट्यूड है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, कितना मैग्नीट्यूड है चार्ज का कैटायन पर? 3। लैम्डा नॉट ऑफ एल्यूमिनियम +3 प्लस एनायन पर चार्ज है 2 लैम्डा ऑफ SO4 2 नेगेटिव, मोलर कंडक्टेंस है बेटा यहाँ पर। तो लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू LCM कितना आएगा बेटा? LCM आएगा 6 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा AL +3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा SO4 2 नेगेटिव एट जीरो कंसंट्रेशन। इसमें एक पॉसिबिलिटी और है, जैसे मान लें आपको दिया है Al2SO4 होल थ्राइस, कोई भी ऐसा सॉल्ट Al2SO4 होल थ्राइस, और ये नेचुरली इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकाल रहे हैं, तो ये 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस और प्लस 3 टाइम्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव, ऐसे टूटेगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि लैम्डा m या लैम्डा EQ निकालना है, तो इट शुड बी इक्वल टू 1/z लैम्डा नॉट मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस 1/y लैम्डा नॉट ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन, जहाँ y और z एनायन का मैग्नीट्यूड चार्ज था और z कैटायन का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज था, राइट। बट sometime equivalent conductance at zero or infinite dilution can be written as lambda m of cation lambda not of cation, लेकिन इस बार आपको यहाँ कई बार इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस दी जाती है कैटायन की इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस दी जाती है। ये है मोलर कंडक्टेंस और ये है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन। इसमें किसी भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या किसी भी नंबर ऑफ मोल्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो लैम्डा EQ कैटायन है या एनायन है, ये होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस। सर इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस, एक मिनट, जिसको हम यूनिट में अगर लिखें तो लिखेंगे साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। हाँ बेटा बोलो लालप्रीत। सर मोलर कंडक्टेंस में सर ये हाँ बेटा, सर मोलर कंडक्टेंस में ये एक्सप्रेशन होता है, ये मोलर कंडक्टेंस, हाँ जी, ये होता है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में, बिल्कुल सही है, ये होता है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। तो जी हम इन दो अलग अलग फॉर्म से, डिपेंड करता है कि कैसे आपको डाटा दिया है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। अगर मोलर आयनिक कंडक्टेंस दी है तो हम जानते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी हमारे पास साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल,
पर मोल। और अगर लैम्डा EQ दिया है आयंस का तो उसमें किसी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न की ज़रूरत हमें नहीं होती। ये तो था हमारे पास कुल्हार्ट्ज़ लॉ। देख लो एक बार, फिर इस पर बेस्ड हम कुछ एप्लीकेशंस और न्यूमेरिकल्स करते हैं। पेज टर्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन एक एक लिखते जाएंगे और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत आसान से हैं, करते चले जाएंगे। एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? डिटरमाइन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्योंकि ये बना ही इसलिए था कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकाल सके, जो हम ग्राफ की हेल्प से नहीं निकाल पा रहे थे। जैसे हम किसके लिए निकाल ले रहे थे? जैसे हम किसके लिए निकाल ले रहे थे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल ले रहे थे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर weak electrolyte। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे? स्ट्रॉन्ग की हेल्प से कैलकुलेट होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लिखें, आपसे कहें कि जी बताइए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड बता दीजिए कितना होगा। तो हम कहेंगे भाई ग्राफ से तो हम नहीं बता सकते, हम तो कुल्हार्ट्ज़ लॉ से बता सकते हैं, जिसकी सर्टेन वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्डा ऑफ H प्लस आयन, ये होगी। लेकिन क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू हम बता नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम स्ट्रॉन्ग को यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग की तो हम ग्राफ से भी लेकर आ जाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया? मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसिटेट निकाला। ये एक सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है। सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जिसकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होगी। वैसे तो ये होगी लैम्डा ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्डा ऑफ Na प्लस आयन, और ये वैल्यू मान लेते हैं, हमें पता है कितनी है, x है। इसके साथ साथ अगर हम कहें कि हमारे पास इसके साथ अगर हम कहें कि हमारे पास मान लेते हैं कि मोलर कंडक्टेंस हमारे पास HCl की भी है। HCl भी कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटा जी, स्ट्रॉन्ग है तो इसकी मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होगी लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। मान लेते हैं ये वैल्यू है y, जो हम ग्राफ से निकाल सकते थे। और हमारे पास NaCl भी है। NaCl भी एक सॉल्ट है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इसकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लें तो लैम्डा ऑफ Na प्लस होगा प्लस लैम्डा ऑफ Cl नेगेटिव होगा। इसकी वैल्यू मान लेते हैं Z। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके पास ये भी है, ग्राफ से आ गया, ये भी है, ग्राफ से आ गया, ये भी है, ग्राफ से आ गया। ठीक है बेटा, आपको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से इक्वेशन नंबर 4 बनानी है। तो हम क्या करें कि इक्वेशन 4 बन जाए? इक्वेशन 4 बनाने के लिए आपको एसिटेट आयन प्लस H प्लस आयन चाहिए, मतलब यहाँ का एसिटेट आयन और यहाँ का H प्लस आयन चाहिए। आपको सोडियम नहीं चाहिए, क्लोराइड नहीं चाहिए, ना सोडियम चाहिए ना क्लोराइड चाहिए। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दूं और इक्वेशन 3 को उसमें से माइनस करूं, तो मुझे इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी।
मुझे इक्वेशन 4 मिल जाएगी। और अगर मुझे इक्वेशन 4 मिल जाती है तो हमें ये वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 1 की वैल्यू है x, y की सेकंड वैल्यू है y जिसे हमने ऐड करना है, और ये वैल्यू माइनस कर देनी है। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू, और ये वैल्यू हमें ग्राफ से मालूम है। आपको मोलर कंडक्टेंस एट ज़ीरो कंसंट्रेशन फॉर NaCl for NaCl, for HCl and for CH3COONA गिवन है। कितनी कितनी वैल्यू गिवन है? वैल्यू गिवन है हमें, मान लेते हैं 126.4, ये वैल्यू गिवन है मान लेते हैं 425.9, और ये वैल्यू गिवन है 91। ठीक है, ये तीन वैल्यू आपको गिवन है। और आपसे कहा जाए कि ज़रा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या ज़ीरो कंसंट्रेशन फॉर एसिटिक एसिड बतानी है, कितनी होगी। तो हमें इस इक्वेशन के लिए एसीटेट आयन और H आयन को जोड़ना है और सोडियम क्लोराइड को माइनस करना है। तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए, कैसे हम यूज़ करेंगे, बताएंगे बेटा? सर हाँ जी बेटा बोलो। सर हम वो HCl और CH3CONA का ऐड करके और NaCl का माइनस, और NaCl का माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास है इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये ऐड करना होगा, यानी 91.0। दूसरा क्या ऐड करना होगा इसमें, हमें 425.9 ये ऐड करेंगे, और माइनस कितना करेंगे हम इसमें से, 126.4 माइनस कर देंगे। क्लियर है बेटा इतना पॉइंट? और ये वैल्यू सॉल्व करके हमें लगभग आती है 390.5, ये वैल्यू मिल जाएगी। देखो बेटा एक क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन है, आपको निकालना है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH विच इज़ अ वीक बेस, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकालना है। गिवन क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट ज़ीरो कंसंट्रेशन फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये वैल्यू गिवन है आपको। बेरियम क्लोराइड की वैल्यू भी गिवन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। अमोनियम क्लोराइड की वैल्यू भी आपके पास है, ये भी सॉल्ट है। और वैल्यूज़ कितनी कितनी दी हैं, ये वैल्यू दी है 523.3, ये वैल्यू दी है आपके पास 280, और ये दी है आपके पास 130। तो आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा। तो मोलर कंडक्टेंस अगर हम ज़ीरो कंसंट्रेशन पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए निकालें तो हमारे पास रिलेशन आना चाहिए लैम्डा नॉट ऑफ अमोनियम आयन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ये चाहिए हमें। हम क्या करते हैं कि पहली इक्वेशन लिखते हैं लैम्डा एम नॉट बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए, वो सर्टेनली होगा लैम्डा नॉट ऑफ बेरियम प्लस 2 आयन प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ क्लोराइड आयन, 2 क्लोराइड मिलेंगे। ये हमने लिख दिया बेरियम क्लोराइड के लिए, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 280। दूसरा हमने लिखा मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। लीजिए जी, बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा लैम्डा नॉट ऑफ बेरियम आयन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ OH नेगेटिव 2 टाइम्स, जिसकी वैल्यू है 523.3। और तीसरी वैल्यू है लैम्डा m ऑफ NH4Cl, ये वैल्यू होगी लैम्डा नॉट ऑफ अमोनियम आयन प्लस में लैम्डा नॉट ऑफ क्लोराइड आयन, ये वैल्यू है आपके पास 130। अब देखिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या इक्वेशन यूज़ करें। हमें ये वाली इक्वेशन बनानी है जिसमें एक अमोनियम आयन है और एक हाइड्रोक्साइड आयन है, मतलब एक अमोनियम आयन है और एक ही हाइड्रोक्साइड आयन है बेटा, दो नहीं है, एक चाहिए हमें।
तो कैसे हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करें? हाँ जी बेटा, तो एक काम करते हैं, हमें एक हाइड्रोक्साइड चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हाइड्रोक्साइड हमें यहाँ से मिलेगा, इसको हम डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। डिवाइड बाई 2 करने से हाइड्रोक्साइड एक हो जाएगा, लेकिन बेरियम आयन भी हाफ हो जाएगा। और बेरियम आयन हमें पूरी इक्वेशन में नहीं चाहिए, बेरियम आयन यहाँ से कैंसिल होगा इक्वेशन 1 से। तो हम इस इक्वेशन को भी आधा कर देते हैं बेटा। इक्वेशन को हाफ करने का एडवांटेज ये होगा कि क्लोराइड एक रह जाएगा, और यहाँ भी एक क्लोराइड एक ही है हमारे पास तीसरी इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में। तो एक क्लोराइड से एक क्लोराइड कैंसिल भी हो जाएगा। तो हमारे पास इसको हाफ और इसको हाफ करने का एडवांटेज हो गया कि जब हम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करेंगे, तो हमें एक अमोनियम आयन चाहिए, वो हम रेड कलर से टिक कर देते हैं, मिल गया। एक हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, इस थर्ड इक्वेशन से वो भी मिल गया। बस ये दो चाहिए, बेरियम आयन हाफ हुआ, बेरियम आयन हाफ हुआ, ये दो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लोराइड आयन 1 है, यहाँ भी क्लोराइड आयन हाफ हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपको ये डबल टिक वाले कंपाउंड मिल जाएंगे, आयंस मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर जो चाहिए उसे तो ऐड करना ही पड़ेगा, यानी इक्वेशन नंबर आप 3/2, जो 3 को हमने डिवाइड किया है बाई 2 ऐसे, उसको आप इक्वेशन नंबर 4 में ऐड करेंगे, 3 और 4 को ऐड करेंगे। ठीक है, 3 और 4 ऐड हो गया, और इसमें से आपको बेरियम और क्लोराइड दोनों माइनस करने, तो माइनस इक्वेशन नंबर 2 जिसको हमने डिवाइड किया है किससे, 2 से। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। ये रही इक्वेशन नंबर 1। तो टोटल आपको लैम्डा m नॉट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, NH4OH की वैल्यू कितनी मिलेगी, 523.3/2 प्लस इक्वेशन 4 दैट इज 130 माइनस 280 डिवाइड बाई 2। हाँ जी बेटा बोलिए, आंसर बताइए कितना आया आपका, थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज नहीं आ रही। कितना, 251 पॉइंट कुछ, पॉइंट कितना, चलिए अप्रोक्सीमेटली 251 तो आ गया ना, 0.6, बिल्कुल ठीक है। समझ आया बेटा सभी को?